हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। कुछ नया आपके लिए सेकेंड ईयर से रिलेटेड आपको एक नया कंटेंट हमारे चैनल पे जाने अपलोड होने जा रहा है जिसका नाम है हिमेटोलॉजी। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन हम लोग ने एनाटॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। ठीक है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब अच्छे से पढ़ाई किया है हमारे चैनल्स पे। इसके चैनल्स से रिलेटेड वीडियो भी अपलोडेड है। तो आप एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स है वो जाके वहाँ पर में आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड ईयर में अपार्ट ऑफ दैट मेरा ये थिंकिंग है कि जो पैथोलॉजी है उसको मेडिसिन के साथ आपको कोरिलेट करके मैं बताऊंगा। इसमें जो भी चीजें होगी क्लिनिकली हम लोग ज्यादा इस पे फोकस करेंगे हिमेटोलॉजी, क्योंकि हिमेटोलॉजी इज लाइक अ क्लिनिकली मोर इम्पोर्टेंट टिल योर फाइनल ईयर सब्जेक्ट, टिल योर फाइनल ईयर। So it is very important to understand the basics of hematology. After that you should move to the their disorders like anemia, pathological disorders like anemia and leukemia, lymphoma. All these are the WBC disorders and RBC disorders. And after that, there will be the platelet disorders we will discuss in the upcoming videos. So first, we will discuss the basics of hematology, that from where the hematology arises and what we should remember in the hematology. ठीक है, हमें क्या जानना है hematology में, क्या पढ़ना है, वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। वीडियो देखो, वीडियो हमारा छोटा सा रहेगा, छोटा छोटा वीडियो हम डालेंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो हर डालेंगे जिसमें अपन एक टॉपिक को कवर करके उसको खत्म करेंगे। और आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी बेस्ड पे पॉइंट ऑफ बेसिस पे, और आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ बेसिस पे, और दूसरा आप ये बता सकते हो कि नीट पीजी के बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चंस आप लगाओगे इसके बाद आपको सॉल्व होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो कुछ बातें अपन ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम डायग्राम से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले जानना होता है कि मैच्योर ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं। तो आप सबको पता होगा कि मैच्योर ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आपके पास आरबीसी होते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी आता है, एंड उसके बाद आपके पास क्या आता है, प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, प्लेटलेट्स आता है। थोड़ा स्पेलिंग में गलती हो सकता है क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए। तो आरबीसी को अपन दूसरा नाम आप सबको पता है एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसका फॉर्मेशन है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस। ठीक है, हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड का फॉर्मेशन। ठीक है, दिस हिमेटोपोइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स किससे डिराइव होता है। अब वो जो जिससे डिराइव होता है उसको, उस सेल्स को बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, प्लूरिपोटेंट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, ये सब चीज आप फिजियोलॉजी में पढ़े। बस जस्ट अ बेसिक रिमाइंडर आपको दे रहा हूं कि उसको क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो कि आपको लिखा हुआ है HSC, अपन शॉर्ट में इसको डिनोट करेंगे। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो वहां पर मैं आपका जितने भी हिमेटोलॉजी से रिलेटेड नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो ये सबका फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसका आपको बोला कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या डिराइव होता है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। क्या डिराइव होता है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स डिराइव होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन नीट पीजी में यहाँ पर पूछते हैं कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो, उसका एक मार्कर है CD34। तो ये CD34 पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, हाँ एक और चीज बच गया साइट्स के बारे में। ठीक है, तो इसका साइट्स अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका साइट्स अपन पढ़ते हैं। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग इसका साइट्स अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूं इसके बारे में, साइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये साइट्स में अपन देखते हैं, सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहले वीक ऑफ गेस्टेशन से अगर बात करते हैं कि बच्चा जब पेट के अंदर में हो। ठीक है, तो 2 वीक ऑफ गेस्टेशन टू 10 वीक ऑफ गेस्टेशन इसका साइट क्या होगा, योग सैक इसका साइट होगा। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, वीक 10 से लेके वीक 24 तक इसका साइट क्या होगा, लीवर में होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि 24 वीक, ठीक है, से लेके टिल बर्थ,
इसका साइट क्या होगा? बोन मैरो, ठीक है? बोन मैरो थ्रू आउट द स्केलेटन, जितना भी स्केलेटन है, ऑल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? एसएस लिख दिया, ऑल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? अब यहाँ पर बर्थ तक हो गया, अब बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है? बर्थ टू प्यूबर्टी में बात करें तो सेम यहाँ पर में इसी तरीके से रहेगा, बोन मैरो थ्रू आउट द स्केलेटन यहाँ पर में प्रेजेंट होगा। आफ्टर द प्यूबर्टी आपको क्या हो जाएगा? अब प्यूबर्टी के आफ्टर क्या हो जाएगा? प्यूबर्टी के आफ्टर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर में बोन मैरो ऑफ, अब इसमें स्पेसिफिक हो गया, वर्टिब्रेट्स के बोन मैरो में, रिब्स के बोन मैरो में, स्टर्नम के बोन मैरो में आपको मिलेगा एंड स्कल के बोन मैरो में आपको मिलेगा, और बात करें तो पेल्विस के बोन मैरो में आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि किसके बोन मैरो में मिल सकता है? एंड ऑफ द ह्यूमरस, क्या बोलेंगे? एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द साइट्स, ठीक है? अब शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, अपने कॉपी में, अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाना चाह रहे हो तो, ठीक है? चलिए, तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो एज इट इज आप अपने नोट्स में लिख सकते हो बनाने के लिए, ठीक है? चलिए, अब हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, उससे डिराइव हुआ लिम्फोइड स्टेम सेल्स, ये सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो, ठीक है? उसके बाद अब प्रोलिम्फोसाइट्स आता है, फिर उससे हमारे पास टी सेल, बी सेल्स और एनके सेल्स यहाँ पर में फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट दूसरा जो दूसरा जो स्टेम सेल्स को बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स, ये ट्राइलिनियस देता है, मतलब इसको बोलते हैं ट्राइलिनियस, क्योंकि ये तीन तरीके का सेल्स का फॉर्मेशन देता है, एक तो डब्ल्यूबीसी देता है, एक आरबीसी और एक प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया एंड मोनोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट्स कहाँ से अराइज होता है? लिम्फोसिटिक लिम्फाइड स्टेम सेल से, ठीक है? ये छोटी-छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स क्या-क्या हो सकते हैं? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है एंड मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट्स, ठीक है? तो उसी सिलसिले में अपन देख लेते हैं, सबसे पहले जो आरबीसी का मैं फीचर्स अभी बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आरबीसी का लीनिएज, जो इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स है, क्या-क्या है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बना, उसके बाद हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बनता है? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, उसके बाद बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ऐसे याद रखता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसको बेसोफिलिक बोलते हैं, क्योंकि ये कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का, ठीक है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब हम लोग करते हैं तो कैसा दिखेगा? बेसोफिलिक, ठीक है? पॉलीक्रोमेटोफिलिक दिखेगा, मतलब ये पिंक प्लस ब्लू दोनों दिखेगा एंड हीमोग्लोबिन यहाँ पर में पहली बार अपीयर होता है, कौन सा? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, सबसे पहले अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रोमेटिक, क्योंकि ये यहाँ पर में जो पेल पिंक टाइप का दिखेगा, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। फाइनली ये क्या मिलेगा? रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स एक पहला स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, बाकी इससे पहले जितने भी स्टेज है सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा स्टेज है जिसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कौन है? रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट का बाद क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर में ये रेटिकुलोसाइट्स बन रहा है, अब ये रेटिकुलोसाइट्स ज्यादा बनेगा कम बनेगा, ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस को दिखाता है, ठीक है? अब देखो, थोड़ा मेरा फास्ट रहेगा क्योंकि आप ये चीज़ एज़ अ रिवीजन या फिर पहली बार भी पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ मैं आराम-आराम से पढ़ा ही रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देख रहे होंगे यहाँ पर में सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ रहा है। कैसे पता चलेगा? ज़्यादा पिंकिश आप देख रहे होंगे, ठीक है? ये आपके पास क्या है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है? ज़्यादा यहाँ पर में ब्लू है, बेसोफिलिक, ठीक है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट आप देख सकते हो, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट देख सकते हो, ठीक है? लेट नॉर्मोब्लास्ट आप देख सकते हो एंड रेटिकुलोसाइट्स आप देख सकते हो, और रेटिकुलोसाइट्स के अंदर आप देख रहे हो थोड़ा-थोड़ा डॉट-डॉट वाले स्ट्रक्चर, उसके बाद आरबीसी का फाइनली फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे पास नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है? अब ये नॉर्मल आरबीसी कैसा होता है वो भी चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है? चलिए, तो एक चीज़ देख लेते हैं, एब्नॉर्मल रेटिक काउंट कब बढ़ जाता है, ठीक है? रेटिकुलोसाइट्स का काउंट कब बढ़ जाता है, कब कम होता है, ठीक है? अगर बढ़ गया, ठीक है? अगर रेटिक काउंट का साइड किसी का नंबर बढ़ रहा है, किसी का नंबर बढ़ रहा है तो मतलब क्या बोल सकते हैं? साइटोसिस। अगर किसी का नंबर घट रहा है तो क्या बोलेंगे? पीनिया, ठीक है? तो साइटोसिस में क्या है? रेटिकुलोसाइटोसिस, रेटिक काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें आरबीसी प्रोडक्शन जो है उसमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। अब किस-किस में आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़, मान लो तुम्हारा ब्लड लॉस थोड़े समय के लिए कम हो गया, ठीक है? एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है? एक्यूट ब्लड लॉस के केस में क्या हो गया? रेटिक काउंट और इंक्रीज हो गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर आरबीसी। हेमोलिटिक एनीमिया में ब्लड टूट रहा है ज्यादा से ज्यादा, सबके पीछे रीजन है,
ये क्वेश्चन है ये सारे। सर के पीछे रीज़न है क्योंकि कंपनसेटरी इरिथ्रोपोइसिस यहाँ पर में होता है क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, हेमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी ज़्यादा टूट रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन उसका ज़्यादा करना है, ठीक है? कोई भी रिस्पॉन्स ऑफ द रिएक्शन इन द आयरन एंड बी12 डिफिशिएंसी के केस में भी यहाँ पर में रेटिक काउंट इंक्रीज होता है, ये क्वेश्चन है। यही चीज़ आप जब मैं विटामिन बी12 डिफिशिएंसी पढ़ाऊँगा जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब मैं पढ़ाऊँगा तो उस केस में आपको बताऊँगा कि यहाँ रेटिक काउंट डिक्रीज़ होता है, ठीक है? अब रेटिक काउंट इंक्रीज़ होता है। रेटिक काउंट डिक्रीज़ कब होगा? बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो का सप्रेशन ही हो गया तो क्या करेगा? रेटिक काउंट ही नहीं हो रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा ना भाई, ठीक है? कब कहेंगे रेटिक काउंट? जब हम लोग बोलते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट अगर ग्रेटर दैन 1.5% है तो रेटिक काउंट बढ़ जाएगा। अगर लेस दैन 0.5% है रेटिक काउंट तो बोलेंगे कि रेटिकुलोसाइट काउंट घट रहा है, ठीक है? नॉर्मली कितना होता है? ये नॉर्मल कितना होता है? याद रखो ये सब छोटी-छोटी बात है। नॉर्मली इन्फेंट्स में अगर बात करते हैं तो 2 से 6% होता है क्योंकि वहाँ पर में आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है? एडल्ट एंड चिल्ड्रन में बात करते हैं तो 0.5 से लेके 2.5% तक होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलो। ये सारी बातें हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो सप्रेशंस होता है। प्योर रेड सेल एप्लासिया एप्लेशिया मतलब सेल्स का फॉर्मेशन कम हो गया है, ठीक है? जिसमें इसमें रेटिक काउंट कम हो रहा है, ठीक है? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपार्ट ऑफ दैट क्या बोल सकते हैं इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हो सकता है, ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकता है, उसके बाद लिवर डिजीज में हो सकता है, ये सब और रीजन्स है जो आप यहाँ पर में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट अपन देखते हैं आरबीसी का कुछ फीचर्स है और डब्ल्यूबीसी का कुछ फीचर्स है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो जनरल फीचर्स ऑफ द आरबीसी में देखते हैं कि इसका जो साइज है वो 7 टू 8 नैनोमीटर माइक्रोमीटर होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट जो स्मॉल लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर में ये जो आरबीसी आप देख रहे हैं, है ना? ये आरबीसी है सारा, ये सारा आरबीसी है, ये सारा आरबीसी है, ठीक है ना? ये आरबीसी का जो साइज है अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस ऑफ द स्मॉल लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है? स्मॉलर होगा तो माइक्रोसिटिक होगा, लार्जर होगा तो मैक्रोसिटिक होगा, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा जब एनीमिया का क्लासिफिकेशन में बताऊंगा उसमें, ठीक है? लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। कैरेक्टरिस्टिक नॉन न्यूक्लिएटेड सेंट्रल 1/3 पैलर होता है। इसका मतलब क्या है? जो ये आरबीसी है, ठीक है? तो आरबीसी के जो ये पूरा जो पार्ट है, इसके जो सेंट्रल 1/3 है, इतना वाला जो पार्ट है ना, ये 1/3 होता है, ठीक है? और ये 1/3 क्या होगा? पैलर होगा, ठीक है? ये 1/3 मैं ब्लैक से ये दिखा दिया हूँ इस तरीके से, तो ये पैलर आप समझो, ठीक है? और इतना वाला जो पार्ट है वो पूरा यहाँ पर में पिंकिश आपको नज़र आएगा, ठीक है? तो इतना वाला जो पार्ट है इसके अंदर में ये पैलर होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में आपको न्यूट्रोफिल्स दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर में आपको डॉट्स छोटा-छोटा जो दिखेंगे ना आपको यहाँ पर में प्लेटलेट्स दिखेगा। क्या दिखेगा इसमें? तो प्लेटलेट्स दिखेगा, ठीक है? चलो। डब्ल्यूबीसी आपको देख रहे होंगे, इओसिनोफिल्स आप देख सकते हो। ये देखो ये छोटी-छोटी बातें जो वाइवा में आपको पूछेगी, ठीक है? इओसिनोफिल्स आप देख रहे हो, बाइलोब न्यूक्लियस है, स्पेक्टिकल शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ब्रिक रेड ग्रैन्युल्स आपको दिखेगा। तो आपको पता है ना डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ग्रैनुलोसाइट्स होता है एंड एक ग्रैनुलोसाइट्स होता है। एक ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आता है, ग्रैनुलोसाइट में इओसिनोफिल्स आता है, बेसोफिल्स आता है एंड इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आता है, ठीक है? ये सारी बातें आती है। तो इसमें आपको ग्रैन्यूल्स दिखेगा। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आपको इओसिनोफिल में दिख गया, कैसा है? ब्रिक रेड ग्रैन्यूल्स है एंड बेसोफिल्स में आपको कैसा दिखेगा? बेसोफिल्स में आपको न्यूक्लियस डार्क ब्लू कलर का दिखेगा। ये देख रहे हो आपको डार्क ब्लू कलर का न्यूक्लियस यहाँ पर में आपको दिख रहा है, ठीक है? ओके, सो लिम्फोसाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का जो पूरा तरीके से यहाँ पर में न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में एक्वायर हो गया। मोनोसाइट्स का आप न्यूक्लियस देख सकते हो, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होता है, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर में आप इओसिनोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स में आपको दिखा चुका हूँ। ये देखो आप सेंट्रल पैलर देख सकते हो आरबीसी का, ठीक है? ये आपका सेंट्रल पैलर दिख सकता है आरबीसी का, ये सेंट्रल पैलर। अब ये इतना सारा एरिया में आपको पैलर दिखे ना और ये आपका सेल है, तो समझना कि यहाँ पर में कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है रिलेटेड टू द आरबीसी, ठीक है? चलिए, आरबीसी इंडाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आरबीसी इंडाइसेस में अपन क्या देखते हैं कि आरबीसी में सबसे पहले क्या देखते हैं, ठीक है?
तो आरबीसी में सबसे पहले क्या देखते हैं, एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। आरबीसी में क्या देखते हैं सबसे पहले, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, एवरेज वॉल्यूम अपन साइज ऑफ द आरबीसी, आप देख सकते हो, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम अपन साइज ऑफ द आरबीसी, ठीक। इसका नॉर्मोसिटिक होगा, मतलब नॉर्मल कितना होगा, 80 टू 100, 80 टू 100 एफएल में लिखते हैं। माइक्रोसिटी के केस में 80 से कम, मैक्रोसिटी के केस में 80 से ज्यादा। ये सारा का साइज जो है ना इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो मैक्रोसिटिक, साइज छोटा होगा तो मैक्रोसिटिक। नॉर्मोक्रोमिक में क्या होगा, नॉर्मली जो सेंट्रल 1/3 पैलर होगा। हाइपोक्रोमिक मतलब सेंट्रल 2/3 पैलर से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जब इस तरीके से अपन सेंट्रल 1/3 पैलर देख रहे थे, इतने दूर में पैलर आपको दिख रहा था, वही पैलर आपको बर्ड में इतना हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। लेस देन 27 पीजी आपको यहाँ पर वैल्यू है। नॉर्मोक्रोमिक के लिए आपका एमसीएच कितना हो जाएगा, 27 टू 30, ठीक है। एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, अब ये देख सकते हो, नॉर्मल वैल्यू 30 टू 37 कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आप एमसीबी को याद रखो, सबसे पहले आप इसको ना एमसीबी को याद रखो, है ना। सबसे पहले आप एमसीबी को याद रखो, एमसीबी कितना है, 80 से 100 फेम्टोलीटर, ठीक है। उसके बाद आप एमसीएच याद रखो, 27 से 32 पीजी, ठीक है। और नेक्स्ट एमसी एचसी याद रखो, 27 तो 32 हो गया। अब 32 से कैसे याद रखें, 32 से 37, ठीक है, ग्राम पर डीएल, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ग्राम पर डीएल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं मीन की बात कर रहे हैं, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का बात करें तो पीजी में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलो, ये इंक्रीज कब होता है, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, जब हम लोग बढ़ेंगे हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, तो उस केस में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यहाँ पर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से। कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का ऑलरेडी इंक्रीज होता है आरबीसी, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है इसका, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ कितना होता है, 11.5 से 11.5 से 14.5% तक होता है, ठीक है। नॉर्मल किस में होता है, थैलेसीमिया में आपका नॉर्मल होगा। अगर इंक्रीज देखने को किस में हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में आपको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मेजर इंडेक्स कितना होता है, एमसीबी अपन आरबीसी इसको बोलते हैं, नॉर्मल 13 होता है मेजर इंडेक्स, ठीक है। ये सब सारी बात है। तो इसके बेसिस पे आरबीसी इंडाइसिस आप देख सकते हो, बस इसी के बेसिस पे अपन अनीमिया को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। बेसिकली दो एक ऐसा बेसिस है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। और ये भी इसमें अगर इंक्लूड कर देते हैं, कुछ अनीमिया में आरडीडब्ल्यू भी लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारा कंडीशन से ना एमसीक्यू बनता है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एमसीक्यू पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको अनीमिया का एक तरीके से क्लासिफिकेशन कवर करूंगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अनीमिया और एनीमिया का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी से रिलेटेड तो मैं आपको बताया, सबसे पहले अनीमिया पढ़ते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड अपन दो चीज पढ़ेंगे, ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, लिम्फोमा, ठीक है, जिसमें हॉजकिंग लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, जैसे प्लेटलेट फंक्शंस का डिसऑर्डर हो जाता है, ये सब सारी बातें अपन उसमें कवर करेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है इसमें, ठीक। बर्नर सोडियल सिंड्रोम हो जाता है, ग्लैंजमैन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इम्यून इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा वगैरह पढ़ेंगे, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम्स वगैरह सब देखेंगे एक एक करके उसमें, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसमें आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज अपना यहाँ छूट रहा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं रेटिकुलोसाइट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है, इमेच्योर प्रिकर्सर ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। नॉर्मल रेटिक काउंट कितना होता है, 0.5 टू 1.5% ऑफ द रेड सेल्स, ठीक है। इसको अपन स्टेन करते हैं, किससे स्टेन करते हैं, इसका नाम है सुप्रावाइटल स्टेन। अब सुप्रावाइटल स्टेन का दो एग्जांपल आपको याद रखना है, न्यू मिथाइलिन ब्लू एंड ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, ठीक है।
वाइटल स्टेन होता है, वाइटल स्टेन क्या करते हैं, स्टेन द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन विट्रो, ठीक है। लिविंग स्ट्रक्चर को अपन अगर स्टेन करते हैं तो वाइटल स्टेन से यूज स्टेन करेंगे, ठीक है। तो अगर कब स्टेन करने के बाद इसको लगभग 2 घंटे के अंदर इसको स्टेनिंग करने के बाद लगभग 2 घंटे के अंदर इसको अपन देख लेंगे, तभी एग्जैक्टली आपको वाइटल सुप्रावाइटल स्टेन दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी ना यहाँ पर में ग्रीनिश टाइप का आपको स्टेनिंग दिखा रहा है, ठीक है ना, या फिर ब्लू, आप एग्जैक्टली देखोगे तो ब्लू, उसमें ना डॉट डॉट ब्लूइश रेटिकुलम आपको दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली आरएनए, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, आरएनए है, ठीक है ना। तो ब्लूइश रेटिकुलम दिखेगा रेटिकुलोसाइट्स के अंदर, जो कि किससे स्टेन होता है, सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको मैं बता दिया एमसीएच, एमसीएचसी, ये सारा चीज मैं आपको बता दिया है, ठीक है। अब कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ईएसआर क्या होता है, ठीक है। ईएसआर हम लोग एक तरीके का देखते हैं कि किस तरीके का डिजीज इसमें, ईएसआर इट इज यूज्ड फॉर, ईएसआर इट इज used as an index for presence of an active disease which could be due to many causes, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें अपन किस तरीके का डिजीज है, ठीक है, एक इंडेक्स है जो कि किस तरीके का डिजीज हो सकता है रिलेटेड टू द आरबीसी, आरबीसी किस तरीके से सेडिमेंट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ईएसआर के बारे में कि कौन सा फैक्टर है जो ईएसआर को अफेक्ट करता है, कौन सा मेथड है आपको पता है, वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, विंट्रोट्यूस मेथड है, और भी कुछ मेथड्स जैसे ऑटोमेटेड मेथड्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारा मेथड्स आपको याद रखना है। आपको वाइवा में क्या याद रखना है कि ईएसआर कौन से कंडीशन में, ईएसआर कौन से कंडीशन में इंक्रीज होता है, एंड ईएसआर का कॉज क्या है कि वो इस ईएसआर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीज मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ईएसआर आपको कौन से कंडीशन में इंक्रीज होगा, टीबी के केस में, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस आपके केस में होगा, एक्यूट एमआई के केस में होगा, ठीक है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस के केस में, शॉक के केस में, अनीमिया अपन जितना भी पढ़ेंगे उसके केस में हो जाएगा, क्रॉनिक लीवर डिजीज के केस में हो जाएगा, ठीक है, सीएलडी, क्रॉनिक लीवर डिजीज, मल्टीपल माइलोमा के केस में हो जाएगा, प्रेगनेंसी के केस में भी यहाँ पर में ईएसआर इंक्रीज होता है। ईएसआर डिक्रीज कब होगा आपको, पॉलीसाइथेमिया के केस में होगा, स्फेरोसाइटोसिस जब हम लोग पढ़ेंगे, स्फेरोसाइटोसिस के केस में ईएसआर डिक्रीज होगा, सिकल सेल अनेमिया के केस में यहाँ पर ईएसआर डिक्रीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में हो जाएगा, एंड न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट के केस में भी ईआर डिक्रीज होता है। तो ये प्रेगनेंसी एंड न्यू बॉर्न वाला जो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल है, ये चीज याद रखना। कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ईएसआर इंक्रीज होता है, प्रेगनेंसी। कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ईएसआर डिक्रीज होता है, न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट्स में आपको ईएसआर डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा-सा आसान लगा हो एंड इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है? आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरीके से ये आपको लगा, ये जो हेमेटोलॉजी, क्योंकि हेमेटोलॉजी में आप यूट्यूब में देखोगे ना, तो बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो आपको आसान हो जाएगा। अगर स्पेशली आप सेकंड ईयर में हो एंड पैथोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो जिस केस में आपको हेमेटोलॉजी जब सेक्शन आएगा आफ्टर द जनरल पैथोलॉजी, तो आप ये चीज़ आप यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है? और अभी से पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि हेमेटोलॉजी का जो सेक्शंस आता है ना, वो बहुत टफ होता है, उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस चीज़ों को मैं ना एक तरीके से समराइज़ वे में आपको बताऊँगा, ठीक है? और वो समराइज़ वे में ना आपको सारे दिमाग में ना वो चीज़ फिट हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें होती है, ठीक है? हेमेटोलॉजी में किस तरीके से आपको देखोगे, आप रियली आप देखोगे कि आपको
यहाँ पर मैं जितने भी सीबीसी के जो सीबीसी जब अपन कराते हैं सीबीसी, ठीक है? तो उस केस में आप देख सकते हो इंटरप्रेट इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा जब मैं सीबीसी का रिपोर्ट आपको पास लाऊँगा तो, ठीक है? चलिए, तो क्लिनिकली मेरा इस पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, क्लिनिकली रिलेवेंट क्वेश्चन्स, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन्स अभी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो उस केस में भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा अ पार्ट ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है? तो लेक्चर के जस्ट बाद आप क्लिनिकल क्वेश्चन्स आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? मेरे ही लेक्चर पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे अनीमिया एंड देयर क्लासिफिकेशंस के बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच।